जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मोड़तरकालीन जो कला है, साथ ही जो चित्र कला है और मूर्ति कला है, इनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला में इस समय गंधार मूर्ति कला शैली, इसी के साथ मथुरा मूर्ति कला शैली और जो अमरावती मूर्ति कला शैली का विकास कहीं ना कहीं यहीं से देखने को मिलता है। इसी के साथ देखें कि चित्रकला, फिर ये हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 66 है और जो मोड़ोत्तरकालीन जो भारत है उस पर पार्ट नंबर ये हमारा 10 है। तो 9 पार्ट हमने किए, वो अलग टॉपिक ऊपर थे। ये हमारा कंप्लीट रहेगा कि मोड़ोत्तरकालीन जो कला है, कला के अंदर मूर्ति कला, चित्रकला, मूर्ति कला के अंदर देखिए कि गंधार मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली और जो ये अमरावती मूर्ति कला शैली के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी ऑथेंटिक है, हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखें कि मोड़ोत्तरकालीन जो भारत, मोड़ोत्तरकालीन भारत यानी कि मौर्यों के बाद का भारत जो कि गुप्तों से पहले तक का रहता है, यानी कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी तक जो 400 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल कहा, यानी कि मौर्य के बाद का समय। अब जो ये मौर्योत्तर काल है, इस मौर्योत्तर काल में भारत के अंदर 2 कला शैलियों का विकास होता है। जैसे कि एक तो कि जो मूर्ति कला का विकास इसी समय में कहीं ना कहीं बहुत अधिक देखने को मिलता है ना। और दूसरी जो कला है वो है चित्रकला का विकास भी कहीं ना कहीं हमको यहीं देखने को मिलता है। तो देखिए कि मूर्ति कला में जो कि भारत के अंदर मूर्ति कला में जो कि 3 प्रकार की शैलियों का विकास होता है। जैसे कि गंधार मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली, गंधार मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली और अमरावती मूर्ति कला शैली। जो ये गंधार मूर्ति कला शैली है, ये हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में इसका विकास होता है। मथुरा जो कला शैली है, इसका हमारा जो मध्य भारत या कहें कि उत्तरी भारत में इसका विकास होता है। और जो अमरावती जो कला शैली, इसका दक्षिण भारत में हमारा विकास होता है। तो हमको जो भारत की जो मूर्ति कला या कहीं अन्य कलाओं को समझने से पहले ये आवश्यक है कि इस समय भारत पर जो शासन कर रहे थे वो कौन थे, भारत पर शासन कर रहे थे वो कौन थे, उनको समझना अति आवश्यक है। तो देखें कि इस समय या कहें कि मौर्योत्तरकालीन समय में जो उत्तरी भारत है, मौर्योत्तरकालीन समय में जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत में जो कि शिशुनाग वंश का शासन रहा है ना, फिर कण्व का शासन रहा, कुषाणों का शासन रहा, शकों का शासन रहा। शिशुनाग, कण्व, कुषाण, शक, इन वंशों का शासन उस समय मौर्योत्तरकालीन भारत में उत्तरी भारत पर शासन रहा। और जो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से सातवाहन वंश का शासन रहा और आम्र वंश का शासन रहा। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं उस समय जब भारत में कला का विकास होगा तो कहीं ना कहीं इन राजाओं के संरक्षण में ही भारत के अंदर कलाओं का विकास होगा, क्योंकि इन्हीं के पास पावर है, इन्हीं के पास सत्ता है। तो कहीं ना कहीं जिसके पास पावर है, जो शासक है, कहीं ना कहीं उसी की देखरेख में जो कि कलाओं का विकास होता है। हाँ, भले ही इस समय जो व्यापारी वर्ग है, जो धनी वर्ग है, उन्होंने भी जो कि कलाओं के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो देखें कि इस समय तो हमको जो मूर्ति कला समझने से पहले, मूर्ति जो कला है, इन कला शैली को समझने से पहले आवश्यक है कि मूर्ति और प्रतिमा सामान्य रूप से हम किसी एक ही चीज के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मूर्ति और प्रतिमा में बड़ा अंतर है। जैसे कि जो प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है, ये मूर्ति जैसे कि स्वतंत्र नहीं होती है। मूर्तियां जैसे कि इस दीवार पर मैंने कोई आकृति बनाई तो उसको हम कह सकते हैं मूर्ति स्वतंत्र नहीं है, उसको दीवार का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी जो आकृति होती है उनको हम कहते हैं मूर्ति है ना। और जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा स्वतंत्र रूप से होती है। जैसे कि किसी नेताओं की मूर्ति बनाकर उसको स्थापित करना। तो जो बेसिक अंतर यही है कि मूर्ति है ये किसी के सहारे पर बनी हुई होती है, जबकि जो प्रतिमा है ये स्वतंत्र रूप से बनी होती है। अब इसके बाद में देखें कि जो गंधार मूर्ति कला शैली, अब एक गंधार जो कि एक जगह थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, है ना, गंधार एक जगह से थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये गंधार मूर्ति कला शैली, तो देखिए इस गंधार मूर्ति कला शैली को ग्रीक
बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गांधार मूर्तिकला शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। ग्रीक यानी कि जो यूनान के लोग थे, इसी के साथ जो बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध। तो अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गांधार मूर्तिकला शैली है वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय यूनानी प्रभाव से विकसित हुई। जैसे कि हमने देखा था कि इसी समय जो उत्तर पश्चिम भारत है, इस उत्तर पश्चिम भारत में जो कि धनानंद के समय जो कि सिकंदर भारत में आया था। अब सिकंदर भारत में आया तो कहीं ना कहीं वहां के निवासी यहीं पर रुके थे, है ना, कुछ सैनिक वगैरह, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो यूनानी जो कला का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकास हुआ। क्योंकि जो कि सिकंदर आया, सिकंदर के कुछ सैनिक यहाँ पर रह गए, जिसके कारण जो कहें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो यूनानी कला का विकास हुआ। लेकिन अब जो मौर्योत्तर काल है, इस मौर्योत्तर काल में जो पश्चिमी चीन है या कहें कि मध्य एशिया है, पश्चिमी चीन या कहें कि मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया से एक वंश आता है, मध्य एशिया से एक वंश आता है जिसको हमने कहा कुषाण भी विदेशी थे। अब एक कुषाण आते हैं और कुषाण धीरे धीरे भारत के जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है, इस उत्तरी पश्चिमी इलाका पर शासन करने लगते हैं। अब जो कुषाण आए और पहले से यहाँ पर जो यूनानी कला के कुछ अंश मौजूद थे, तो इन कुषाणों के समय जो उन कुषाणों की कला और जो कि उस समय भारतीय और जो यूनानी कलाओं का मिश्रण है ना, जो कुषाणों की और यूनानियों की जो कला है, इनको हमने कहा मिश्रित रूप से एक कला का विकास हुआ, जिसको हमने कहा गांधार मूर्तिकला शैली। अब एक गांधार मूर्तिकला शैली जो यूनानियों की जो मूर्तिकला शैली थी उसको हेलनी सट कहा जाता था। अब जो ये जो गांधार मूर्तिकला शैली है, इस गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हमको उत्तरी पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है। यानी कि उत्तरी पश्चिम भारत में आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके देखने को मिलते हैं। अब देखें कि इसी के साथ जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कुछ इलाके थे, जैसे कि कपिसा, तक्षशिला, पुष्पाकली, वामिया, है ना, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है। यहाँ पर जो कि इस गांधार मूर्तिकला शैली के ये केंद्र हुआ करते थे। साथ ही जो ये गांधार मूर्तिकला शैली है, ये गांधार मूर्तिकला शैली जो कि विदेशों के अंदर भी जो कि इस शैली से अन्य शैलियों का विकास हुआ। जैसे कि कहें कि जापान, चीन, तुर्किस्तान, मंगोलिया, कोरिया की जो मूर्तिकला शैली थी, इन विदेशों के अंदर जो मूर्तिकला शैली थी, ये कहीं ना कहीं जो गांधार मूर्तिकला शैली से इनका विकास हुआ। जो विदेशों के अंदर जैसे कि जापान, चीन, तुर्किस्तान, मंगोलिया, कोरिया की जो मूर्तिकला शैली थी, कहीं ना कहीं जो ये गांधार मूर्तिकला शैली थी, इस गांधार मूर्तिकला शैली से प्रभावित थी। इसी के साथ देखें कि जो गांधार मूर्तिकला शैली थी, इस गांधार मूर्तिकला शैली को निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। निर्माण सामग्री के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जैसे कि पहला जो कि प्रारंभिक भाग है, इस प्रारंभिक भाग और दूसरा की परिपक्व भाग। जो प्रारंभिक भाग है, इस प्रारंभिक भाग में जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं, ये मिट्टी की बनाई जाती थी। साथ ही जो कि मिट्टी के साथ साथ ये कुछ मूर्तियां प्लास्टर की बनाई जाती थी। प्लास्टर चूना पत्थर से प्लास्टर इनका किया जाता था। साथ ही जो परिपक्व काल है गांधार मूर्तिकला शैली का, इसके अंदर भूरे और काले रंग के पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गांधार मूर्तिकला शैली थी, इस गांधार मूर्तिकला शैली की आखिर विशेषता क्या थी? तो इस गांधार मूर्तिकला शैली में मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म की जो बुद्ध है, इस बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई गांधार कला शैली में। अब बुद्ध की प्रतिमा कुछ प्रतिमाएं खड़ी भी थी और कुछ प्रतिमा बुद्ध को बैठाए हुए भी थी। अब इसकी देखें कि जो कि ये गांधार मूर्तिकला शैली थी, इस गांधार मूर्तिकला शैली में यूनानियों का प्रभाव था। इसलिए जो बुद्ध है, इस बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध की जो कहें कि जो मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति यूनानी एक देवता था जिसका नाम था अपोलो। यूनानी देवता एक अपोलो था। इस अपोलो की जैसी ही
महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई इस गंधार मूर्तिकला शैली में, क्योंकि गंधार मूर्तिकला शैली यूनानियों से प्रभावित थी और यूनानियों के जो प्रमुख देवता थे वो अपोलो थे। इस कारण जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं इस अपोलो जैसी बनाई गई। अब जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई इनके अंदर विशेषता थी कि इसमें जो महात्मा बुद्ध के बाल घुंघराले बाल बनाए गए, यानी कि जो बाल मुड़ जाते हैं वो घुंघर वाले बाल बनाए गए, क्योंकि जो कि यूनान में जो घुंघराले बाल देखो उन्हें के मिलते हैं। इसी के साथ जो कि महात्मा बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध के सिर पर जूड़ा बनाया गया है। जो लड़कियां जो जूड़ा बनाती हैं, जूड़ा बालों को घेरी बनाकर ऊपर टाक लेती है, इसे जूड़ा। तो ये जो महात्मा बुद्ध के भी जूड़ा बनाया गया गंधार मूर्तिकला शैली में। नॉर्मली की लड़कियां जो कि माथे पे जूड़ा बनाती है, वो जूड़ा यहाँ पर महात्मा बुद्ध के भी बनाया गया इस गंधार मूर्तिकला शैली में। इसी के साथ साथ जो महात्मा बुद्ध के सिर के पीछे प्रभा मंडल भी बनाया गया, यानी कि प्रभा मंडल जो सिर के पीछे जो गोल गोल चक्कर सा रहता है, वो प्रभा मंडल भी महात्मा बुद्ध के बनाया गया। इसी के साथ महात्मा बुद्ध के पैरों में चप्पलें भी पहनाई गई। इसी के साथ महात्मा बुद्ध का शरीर मजबूत बनाया गया और साथ ही सुंदर भी बनाया गया इस गंधार मूर्तिकला शैली में। इसी के साथ देखें कि जो दूसरी मूर्तिकला शैली आती है जिसको हमने कहा मथुरा मूर्तिकला शैली। जो मथुरा मूर्तिकला शैली है जो कि मुख्य रूप से जो कि मध्य भारत या कहीं उत्तरी भारत में इसका विकास कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। अब जो इसका विकास है मुख्य रूप से जो कि तक्षशिला, इसी के साथ मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, यानी कि इन इलाकों में देखने को मिलता है। अब जो व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं इस शैली का विकास करते हैं, है ना। इस शैली के अंदर जो बुद्ध है, साथ ही जो जैन धर्म है, बुद्ध है, जैन धर्म के महावीर स्वामी है। इसी के साथ जो ब्राह्मण मूर्तियां जैसे कि शिव की, विष्णु की और अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं कहीं ना कहीं इस शैली में बनाई जाती है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण की मूर्तियां। अब जो ये मथुरा मूर्तिकला शैली है, इस मथुरा मूर्तिकला शैली की विशेषता है कि इन मूर्तियों के अंदर जो छाती है, इस छाती को चौड़ी बनाई जाती है। साथ ही इनके पीछे भी जो सिर के पीछे जो प्रभा मंडल है, चमकने वाला गोला, वो प्रभा मंडल भी इन मूर्तियों के बनाया जाता है। साथ ही इन मूर्तियों की विशेषता रहती है कि जो बायां कंधा है, ये बायां कंधा एक वस्त्र से ढका हुआ होता है, बौद्ध भिक्षुओं की तरह कि बायां कंधा वस्त्रों से ढका हुआ होता है। इसी के साथ इनकी जो कि मूर्तियां बनाई गई, इनके अंदर जो आंखें हैं वो आंखें अर्ध खुली ही है, पूरी खुली हुई नहीं है लेकिन अर्ध खुली है। साथ ही इन मूर्तियों के अंदर चेहरा सन्यासी टाइप का बनाया गया या कहें कि हंसमुख चेहरा बनाया गया। इसी के साथ एक और हमारी जो मूर्तिकला देखने को मिलती है अमरावती मूर्तिकला, जो कि कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो अमरावती मूर्तिकला जो कि इनका जो सातवान शासक ने इन मूर्तिकला का समर्थन किया। साथ ही जो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उन्होंने भी इन मूर्तिकला का समर्थन किया। इसी के साथ जो सामंती और धनी जो व्यापारी थे, उन धनी व्यापारियों ने इस मूर्तिकला का समर्थन किया, यानी कि धन वगैरह दिया। आप देखिए कि ये मुख्य रूप से ये मूर्तिकला अमरावती नागार्जुन कोंडा के अंदर इसका ज्यादा विकास हुआ। इसी के साथ जो इसकी मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हैं, है ना, अमरावती मूर्ति, ये मूर्तियां सफेद जो कि पत्थरों से बनाई जाती थी। इसी के साथ पहली बार इन मूर्तियों में सफेद संगमरमर का प्रयोग भी इन्हीं मूर्तियों के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है। अब जो ये मूर्तियां हैं, एक मूर्ति बनाई गई, इस एक मूर्ति में अनेक दृश्य दर्शाए गए, यानी एक मूर्ति बनाई गई, इस एक मूर्ति में अनेक दृश्य दर्शाए गए। जैसे कि एक मूर्ति में महात्मा बुद्ध का जन्म, फिर वो घर को त्यागते हैं, इसी के साथ ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो ज्ञान प्राप्त के बाद भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, बाद में मृत्यु, यानी कि एक मूर्ति में ही पूरी कथा का वर्णन किया जाता था। इनकी ये विशेषता थी। इसी के साथ जो चित्रकला है, मौर्यकालीन जो भारत है, इस मौर्यकालीन भारत में चित्रकला को देखने को मिलता है। जैसे कि अजंता की गुफाएं, इन अजंता जैसे महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, इन अजंताओं की गुफाओं में गुफा संख्या 9 में जो 16 उपासक है, गुफा संख्या 9 में 16 उपासकों को, जो 16 बौद्ध उपासक है या कहेंगे भिक्षु है, ये भिक्षु जो कि स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ जो कि अजंता की गुफा संख्या 9 है, इस
गुफा संख्या 9 में जो जातक कथाओं का भी चित्रों के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे कि कहें कि इस जो कि बौद्ध भिक्षु है, ये बौद्ध भिक्षु जो कि स्तूपों की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही जो बोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। इसी के साथ जो चित्रकला है, मुख्य रूप से मूर्तिकला में चित्रकला जो कि बौद्ध धर्म या कहें कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और इनका निर्माण, इनके चित्रों को कहीं ना कहीं जो धनी व्यापारी है, इन धनी व्यापारियों ने इनको बनवाया। हाँ, भले ही ज्यादा जो कि चित्रकला महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मूर्ति कला है इस काल में बहुत देखने को मिलती है। इसी के साथ इस समय में जो कि बौद्ध स्तूप, विहार, गुफाओं का निर्माण भी किया गया। तो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि जो मूर्तिकला जो कला थी, यहाँ पर देखने का प्रयास किया। अब जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाकर नोट्स के रूप में देख सकते हैं। शायद आप इसको यहाँ तक देखें तो भले आपको ये अच्छा लगा होगा, तो बताना कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।